आज हम सुरेंद्र मोहन पाठक के एक क्लासिक जासूसी उपन्यास मूर्ति की चोरी के पहले अध्याय की कहानी में चलेंगे। देखते हैं कि ये कहानी हमें कहाँ ले जाती है। कहानी की शुरुआत होती है आधी रात के ठीक बाद एक फोन कॉल से। हमारे जासूस सुनील गहरी नींद में हैं और तभी फोन बजता है। दूसरी तरफ है उसका दोस्त रमाकांत और उसका पहला ही सवाल एकदम चौंकाने वाला है। वो पूछता है, मर गए थे क्या? रमाकांत सुनील से कहता है कि वो फौरन प्रीमियर बिल्डिंग पहुंचे, 7वीं मंजिल पर, जहां अमीर कलेक्टर दीवान नाहर सिंह का फ्लैट है। सवाल यह है कि आखिर आधी रात को वहां ऐसा क्या हो गया था? तो सुनील पहुंचता है और देखता क्या है, एक शानदार पार्टी चल रही है, लेकिन माहौल में जश्न नहीं बल्कि अफरा तफरी है। पता चलता है कि एक चोरी हुई है, और वो भी एक ऐसी जगह से जहां चोरी करना आप कह सकते हैं लगभग नामुमकिन था। अब देखिए, ये चोरी नामुमकिन क्यों थी? क्योंकि सिक्योरिटी एकदम टाइट थी, मतलब 3 लेयर की प्रोटेक्शन। पहला, एंट्री सिर्फ इनविटेशन पर थी। दूसरा, पेंट हाउस तक जाने के लिए एक ही प्राइवेट लिफ्ट थी, जहां खुद रमाकांत इनविटेशन चेक कर रहा था। और तीसरा, जो मेहमानों को पता भी नहीं था, उस लिफ्ट में एक एक्सरे मशीन लगी थी जो सबको स्कैन कर रही थी। इसके बावजूद चोरी हो गई। तो इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच से 2 चीजें गायब हो जाती हैं। एक तो है बुद्ध की एक बेशकीमती मूर्ति जिसके माथे पर हीरा जड़ा है, और दूसरी एक 3 फुट लंबी जानलेवा चाइनीज ब्लोगन। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि चोरी हुई एक चीज सिर्फ कीमती नहीं, बल्कि बहुत ही खतरनाक हथियार है। ये जो ब्लोगन है, इसके 3 इंच के तीर पर इतना तेज जहर लगा होता है कि मामूली सी खरोच भी जानलेवा साबित हो सकती है। तो यही असली पहेली है। सामान गायब है, लेकिन चोर उसे बाहर कैसे ले गया? एक्सरे मशीन थी, लिफ्ट पर गार्ड था, कोई रास्ता ही नहीं था। चलिए अब देखते हैं कि सुनील इस नामुमकिन से दिखने वाले केस को सुलझाने की शुरुआत कैसे करता है। तो सबसे पहले जो 2 थ्योरी सामने आती है वो फेल हो जाती हैं। पहली कि शायद सामान फ्लैट में ही कहीं छिपाया गया है, लेकिन पूरी तलाशी के बाद भी कुछ नहीं मिलता। दूसरी थ्योरी कि शायद उसे छत से नीचे फेंक दिया गया। पुलिस भी कंफर्म कर देती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, मतलब रहस्य और भी गहरा हो गया। सुनील का दिमाग अब एक बात पर अटक जाता है। वो सोचता है कि छोटी मूर्ति को तो छिपाना आसान है, लेकिन 3 फुट लंबी ब्लोगन को कोई गार्ड की नजरों से बचाकर कैसे ले जा सकता है? यही सवाल इस केस की चाबी है। और बस यहीं पर सुनील के दिमाग की बत्ती जलती है। उसका ध्यान जाता है उस एक मेहमान पर जो पार्टी से जल्दी निकल गया था। सुदेश कुमार, एक लंगड़ा फोटोग्राफर जो बैसाखी के सहारे चलता था। और बैसाखी एक लंबी पतली चीज छिपाने के लिए एकदम सही जगह हो सकती है। तो चलिए कहानी को अगली सुबह पर ले चलते हैं और देखते हैं कि केस में पहली बड़ी कामयाबी कैसे मिलती है। अगली सुबह सुनील सीधा पहुंचता है फोटोग्राफर के स्टूडियो। उसे यकीन है कि चोर वही है। वो आते ही उसके सामान की तलाशी लेना शुरू कर देता है। सबसे पहले सुनील उसका बड़ा वाला कैमरा खोलता है, वही कैमरा जिससे पार्टी की शुरुआत में ग्रुप फोटो लिया गया था। और कैमरे के अंदर रुई में लिपटी हुई वही बुद्ध की मूर्ति। चालाकी देखिए, फोटोग्राफर ने मूर्ति को कैमरे में छिपाया क्योंकि उसके इक्विपमेंट के लिए एक्सरे मशीन को बंद कर दिया गया था। वो आराम से मूर्ति लेकर निकल गया। अब बारी थी बैसाखी की। सुनील ने दोनों बैसाखियों को उठाकर देखा और उसे फौरन महसूस हुआ कि एक बैसाखी दूसरी से कुछ ज्यादा भारी है। उसने भारी वाली बैसाखी के नीचे लगा रबर स्टॉपर खींचा और उसके अंदर से बाहर निकली 3 फुट लंबी ब्लोगन। खोखली बैसाखी के अंदर ये हथियार एकदम परफेक्ट तरीके से छिपाया गया था। तो लीजिए, दोनों चोरी की हुई चीजें मिल गईं। सुनील ने इस नामुमकिन चोरी को सुलझा दिया। तो क्या केस यहीं खत्म हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी तो अब शुरू हुई है, क्योंकि यहीं से ये एक मामूली चोरी का केस एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेने वाला है। सुनील चोरी का सामान वापस करने और ये खुशखबरी देने के लिए वापस पेंट हाउस पहुंचता है, लेकिन दीवान नाहर सिंह अपनी स्टडी में बंद हैं और अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा। चोरी हुई, जांच हुई, सामान भी मिल गया, लेकिन अब जब जबरदस्ती दरवाजा खोला जाता है तो अंदर का मंजर देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। दीवान नाहर सिंह जमीन पर मुर्दा पड़े थे, और मौत की वजह उनकी छाती में धंसा एक जहरीला तीर जो उसी ब्लोगन से चलाया गया था जिसे सुनील ने अभी अभी बरामद किया है। अब जाकर पूरी बात समझ में आती है। ये चोरी थी ही नहीं,
ये तो हत्या का हथियार हासिल करने के लिए रची गई एक साजिश थी। इसका मतलब फोटोग्राफर सिर्फ एक मोहरा था और चोरी सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए की गई थी। तो असली सवाल अब सामने आता है कि इस पूरी साजिश के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, असली कातिल कौन है। कहानी तो असल में अब शुरू हुई है।